Yes students, this time we will study source of finance. सोर्स का मतलब साफ है वो जगह, वो प्लेस, वो स्थान जहाँ से आपको कोई सामान अवेलेबल हो जा पाएगा। मान लीजिए किसी दिन मुझे ये तरीके का पेन चाहिए, मेरे को वाइट बोर्ड पर लिखना है और ये पेन मुझे चाहिए। तो जहाँ भी कहीं मैं रहता हूँ या जहाँ भी कहीं मैं हूँ या जहाँ भी कहीं आप रहते हैं और आपको ये सामान चाहिए, तो आपके आसपास में नियर बाय ऐसा कोई ना कोई शॉप, प्लेस या बाज़ार होंगे जहाँ से आप ये पेन अरेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके नोटिस में टोटल 3 ऐसी जगह हैं जहाँ से आपको ये पेन मिल सकता है। तो वो जो 3 प्लेस आपके दिमाग में आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड सोर्स, स्थान जहाँ से आपको ये सामान मिल जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए किसी दिन मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और मेरे को भूख लगने की वजह से मेरे को खाने पीने के लिए कोई सामान चाहिए। तो अब मेरे मन में ये बात आई कि चलो ऐसा करते हैं कि छोले भटूरे खा लेते हैं, या ये मन में आई कि चलो पाव भाजी खा लेते हैं। तो इसके लिए मुझे ये भी मालूम होना चाहिए कि आखिर मुझे पाव भाजी या छोला भटूरा, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट का सामान है, वो मुझे मिलेगा कहाँ पर। तो सोर्स का मतलब क्या हुआ, वो जगह, वो प्लेस जहाँ से ये सामान मिल जाएगा। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जब पाव भाजी की बात होगी तो सोर्स अलग होंगे, और जब छोले भटूरे की बात होगी तो सोर्स अलग, और पेन की बात होगी तो सोर्स अलग। तो इस समय जो हम सोर्स ढूंढ रहे हैं वो सोर्स किस चीज़ के ढूंढ रहे हैं, और टॉपिक का नाम है सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी कि फाइनेंस को अरेंज करने के सोर्सेज ढूंढे जा रहे हैं। ये कहाँ से बिजनेस करने के लिए फाइनेंस अरेंज हो जा पाएगा। तो अब समझने का बात यह है कि आखिर फाइनेंस क्या होता है। तो 2 चीज़ें हैं। एक टर्म जो पहले से आपने पढ़ के रखा है, इसका नाम है कैपिटल। तो कैपिटल का मीनिंग आपको पहले से भी क्लियर है। कैपिटल का मतलब आपको सिखाया जा चुका है, मतलब साफ है, मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस, कारोबार में पैसा जो लगाया गया। तो मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय ओनर एट स्टार्टिंग टाइम और रनिंग टाइम। मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस एट स्टार्टिंग टाइम और रनिंग टाइम फ्रॉम ओनर ओन रिसोर्सेस। जो व्यापार के मालिक लोग हैं, ओनर ऑफ द बिजनेस हैं, उन्होंने उस बिजनेस में अपने ओन रिसोर्सेस से जो पैसा लगाया है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो कैपिटल वो मनी होती है जो बिजनेस करने के लिए बिजनेस का ओनर अपने पास से बिजनेस में लगा देता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। लेकिन अगर कोई पर्सन अपना बिजनेस करने के समय पर केवल और केवल कैपिटल लगा के बिजनेस कर रहा है, जैसे किसी पर्सन के पास कैपिटल की जो अवेलेबिलिटी है वो 3 लाख रुपए की है सपोज, और ये पर्सन 3 लाख रुपए का बिजनेस कर रहा है, 3 लाख रुपए वैल्यू वर्थ का बिजनेस ये कर रहा है, तो आप यकीन जानिए ये दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है। आपको बिजनेस करने के समय पर कैपिटल का सपोर्ट तो लेना है और कैपिटल की हेल्प भी करनी है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि अगर आपके पास बिजनेस करने के लिए 3 लाख रुपए की कैपिटल है तो आपका कारोबार कम से कम 20 लाख रुपए कीमत का कारोबार होना चाहिए, और अगर आपके अंदर एफिशिएंसी ज़्यादा है तो आप और बड़ा कारोबार भी कर सकते हैं। 3 लाख रुपए की कैपिटल, 3 लाख का बिजनेस कर रहे हैं तो इट्स नॉट ए गुड थिंग। इंडियन टैक्सेशन सिस्टम, इंडियन बिजनेस प्रैक्टिसेस इस पैटर्न को अलाउ नहीं करती हैं, परमिट नहीं करती हैं, काफ़ी हैवी टैक्स रेट आपके ऊपर लग जाएंगे। तो इस पोजीशन से बचने के लिए आखिरकार हम ये बिजनेस करेंगे कैसे और क्या पैटर्न होना चाहिए। तो ये तो ठीक है कि बिजनेस करने के लिए कैपिटल चाहिए, लेकिन अकेले कैपिटल से काम नहीं चलता। तो अब क्या करा जाए, तो यहां पर बिजनेस करने के लिए टर्म यूज होती है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंस। तो आखिर फाइनेंस क्या हुआ, कैपिटल तो समझ में आ गया ना, कारोबार में बिजनेस के मालिक की तरफ से लगाया गया वो वाला पैसा जो बिजनेस के अंदर में स्टार्टिंग समय पर लगाया गया या चालू बिजनेस के अंदर लगा दिया, और कहां से लगाया गया, बाय द ओनर्स ओन रिसोर्सेस। पैसा कहां से लगाया गया, व्यापार के मालिक के खुद की तरफ से। तो वो तो हो गया बिजनेस में ओनर का अपना खुद का पैसा। लेकिन फाइनेंस का मतलब क्या है, फाइनेंस का मतलब बिजनेस में होता है अरेंजमेंट
ऑफ मनी। तो अरेंजमेंट ऑफ मनी जो है इसका मतलब है फाइनेंस। अरेंजमेंट ऑफ मनी, कहीं से भी अरेंज करना है पैसा, कहीं से भी अरेंज करना है, अरेंजमेंट ऑफ मनी इज कॉल्ड फाइनेंस। तो अरेंजमेंट ऑफ मनी में यहां पर कैपिटल भी आ जाएगा, यानी बिजनेस के ओनर ने पैसे लगा दिए, हमने कहीं से मनी को बोरो कर लिया, उधार में पैसा ले लिया, तो वो वाला मनी भी इसके अंदर आ जाएगा। हमने बोरो भले ही से मनी बैंक से किया या हमने बोरो कर लिया किसी इंस्टीट्यूशन से, तो कुल मिलाकर के हमने अंकल आंटी से पैसे ले लिए या हमने कहीं से भी मनी बोरो कर ली, तो अल्टीमेटली पैसे हमारे पास आ जाएंगे। तो यहां पर हमें इससे कोई मतलब नहीं है फाइनेंस में कि पैसे कहां से आ रहे हैं। कैपिटल तो स्पेसिफाई कर रहा है, पूंजी, कि पैसा जो आना चाहिए वो बिजनेस के मालिक की तरफ से आना चाहिए, और कब आना चाहिए, स्टार्टिंग टाइम पर या रनिंग टाइम पर। लेकिन फाइनेंस का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ मनी, पैसा कहीं से भी आ जाए, बिजनेस करने के लिए पैसा हो जाए। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर में एक छोटी सी बात को पहले मैं और आपको क्लियर कर दूं। यहां कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, आपको नहीं होना है कंफ्यूज, सीख लेना है। यहां टर्म यूज किया जा रहा है मनी। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मनी एक अलग चीज है, वाइडर टर्म है, बड़ा टर्म है, और यहां पर जो टर्म यूज किया जा रहा है वो करेंसी वर्ड यूज नहीं किया जा रहा है। यहां पर करेंसी टर्म यूज नहीं किया जा रहा है, बल्कि टर्म क्या यूज किया जा रहा है, मनी। तो मनी में और करेंसी में डिफरेंस है। करेंसी छोटा कॉन्सेप्ट है और मनी बड़ा कॉन्सेप्ट है। करेंसी केवल और केवल वो चीज है जो किसी पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर में, वहां की गवर्नमेंट ने पब्लिक को लेने देने के लिए, ट्रांजेक्शन करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, या कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन करने के लिए जिस चीज को लीगल टेंडर किया है, जिस चीज को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त कराई है, उस सिस्टम का नाम क्या है, करेंसी। तो यहां और यहां कहीं पर भी डेफिनेशन में करेंसी वर्ड नहीं आया है, बल्कि वर्ड क्या आया है, मनी। यहां भी मनी टर्म आया है और यहां भी मनी टर्म आया है। तो करेंसी का मतलब है केवल इंडिया में देखा जाए तो रुपए, पैसे, सिक्के, पेपर नोट्स, ये मनी करेंसी की डेफिनेशन में आ जाएंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे मनी की, तो मनी का मतलब हो जाएगा एनीथिंग दैट इज वैल्यूएबल। तो एनीथिंग दैट इज वैल्यूएबल मींस इसके अंदर में कोई पर्सन ने बिजनेस के अंदर में मान लो बिल्डिंग लगा दी, किसी पर्सन ने इन्वेस्टमेंट लगा दिया, किसी पर्सन ने प्लांट लगा दिया, किसी पर्सन ने बिजनेस के अंदर में कैश लगा दिया, कोई पर्सन अपनी दुकान का पुराना सामान गुड्स लेकर के आ गया, और कोई पर्सन फर्नीचर भी ले आया। तो ये सारी चीजें जो बिजनेस में कहलाएंगी, ये अल्टीमेटली करेंसी तो नहीं है, लेकिन ये चीजें मनी की डेफिनेशन में आ जाएंगी। तो यहां कहा जा रहा है मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस। प्लीज हैव ए लुक, यहां पर यह नहीं कहा जा रहा कि करेंसी इन्वेस्टेड इन बिजनेस, बल्कि क्या कहा गया, मनी इन्वेस्टेड। यानी किसी भी फॉर्म में, भले ही से बिजनेस के एक्चुअल ओनर ने बिल्डिंग के फॉर्म में, स्टॉक के तरीके से, प्लांट के तरीके से, फर्नीचर के तरीके से, किसी भी पैटर्न में पुराने घर पे से कुछ भी उठा करके वो ले आया और बिजनेस में जाके काम चालू कर दिया, तो वो टर्म का नाम क्या हो जाएगा, मनी। तो यहां पर भी मनी की बात चल रही है और फाइनेंस के अंदर भी मनी की बात चल रही है। यहां अकेले करेंसी की बात नहीं चल रही है, हालांकि करेंसी भी इस सब कुछ के अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मैंने आपको पहले तो ये विजन डेवलप किया कि हम यहां जो बात करने वाले हैं वो मनी की बात करने वाले, ना कि करेंसी की। तो यहां पर कंसेप्ट है कि अगर बिजनेस करने के लिए पैसे केवल और केवल ओनर ने लगाए हैं, तो उस पैसे का नाम कैपिटल। लेकिन बिजनेस करने के लिए हमने कैपिटल के साथ साथ कहीं भी दूसरे सोर्स से पैसा अरेंज कर लिया है, अपने बिजनेस की स्थिति को समझते हुए कहां से उठाना है, कहां से नहीं उठाना है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंस। तो आज जो हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, उस पढ़ने वाले टॉपिक का नाम है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। तो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस का मतलब, सोर्स का मतलब वो जगह, स्थान, प्लेस, खाई बात के प्लेस, कहां से कारोबार करने के लिए पैसा मिल जाएगा। अरे भाई, पेटीज खाने का भी कोई सोर्स है, पेन अवेलेबल होने का भी कोई सोर्स है, जूते चप्पल खरीदने हैं बाजार में तो उसका भी कोई ना कोई स्थान होगा। ये कहीं भी चले जाओगे ऐसे मुंह उठा करके, तो जहां भी कहीं कोई ना कोई बाजार, कोई स्थान, कोई प्लेस होगा जहां से कि आपको कोई सामान अवेलेबल हो सकता है। तो वो 1 हो, 2 हो, 4 हो, 25 हो, 500 हो, कितने भी हो, तो वो सारी की सारी लिस्ट क्या कहलाएगी, सोर्सेस। तो सोर्सेस किस चीज के पढ़े जा रहे हैं, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। सीधी सीधी सरल हिंदी की बात, बिजनेस करने के लिए पैसे कहां से आएंगे।
अकेले कैपिटल से बिजनेस करा तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। तो इसका मतलब यह है कि बिजनेस करने के लिए अपना पैसा तो लगाना ही लगाना है, तो कैपिटल तो चाहिएगा। वो तो एक मैग्नेट का काम करेगा बाहर के पैसों को खींचने में। जब तक अपना पैसा नहीं लगेगा तो बाहर का पैसा आएगा भी नहीं। तो इस पैसे को हम अरेंज कैसे करेंगे, दैट इज कॉल्ड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो बिजनेस करने में जब फाइनेंस का अरेंजमेंट होता है तो सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि आखिर फाइनेंस होता कितने प्रकार का है। तो फाइनेंस बेसिकली 2 प्रकार का है। अब 2 प्रकार के फाइनेंस कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो इसमें जो फंडिंग्स होती है, जो पैसा आपके पास आता जाता है, तो वो पैसे में 2 प्रकार की फंडिंग है। एक प्रकार के पैसे का नाम है ओनर्स फंड, यानी व्यापार के मालिक का पैसा, ओनर फंड, और दूसरी कैटेगरी आती है बोरोड फंड। ओनर फंड का मतलब हुआ कि बिजनेस करने के लिए जो पैसा लगाया गया है वो ओनर ने अपने पास से पैसा लगाया, दैट इज कॉल्ड ओनर्स फंड। और बोरोड फंड का मतलब यह है कि हमने कहीं से मनी उधार ले ली है अपना बिजनेस करने के लिए। तो 2 प्रकार के फंडिंग सोर्स, एक प्रकार का फंडिंग सोर्स का नाम क्या, ओनर फंड, और दूसरे प्रकार के फंडिंग सोर्स का नाम बोरोड। तो ओनर का मतलब अपना खुद का पैसा, और बोरोड फंड का मतलब मार्केट में दूसरी जगह से उठाया गया पैसा, दूसरे लोगों का लोन के बतौर अपने बिजनेस में ले लिया गया पैसा। इन दोनों आइटमों की अपनी अपनी लिस्ट है और दोनों प्रकार के पैसे हम हमारे बिजनेस में यूज कर रहे हैं। तो ओनर फंड के अंदर में कौन कौन आइटम आएंगे, इसको अभी हमें पढ़ना है। तो ओनर फंड के अंदर नंबर 1 टर्म आती है, वो आती है इक्विटी शेयर। ओनर फंड के अंदर पहला टर्म क्या है हमारे पास, इक्विटी शेयर्स। तो हमने हमारी कंपनी में दूसरे पर्सन को बिजनेस करने के लिए ओनर बनाया है, मालिक बनाया है, और अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा दूसरे पर्सन को शेयर कर दिया। अभी मैं आपको इसको और डिटेल कर दूंगा। यानी बिजनेस करने में इक्विटी शेयर्स हैं, ये व्यापार करने का वो लोग हैं तो दूसरे लोग हमारे पास में इक्विटी शेयर को भेज रहे हैं। तो इक्विटी शेयर एक प्रकार का ऑप्शन, जिससे कारोबार करने के लिए पैसे आपके पास आ जाएंगे। दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है ओनर फंड की लिस्ट में, दैट इज प्रीफरेंस शेयर्स। एक प्रकार के शेयर इक्विटी शेयर और दूसरे प्रकार के शेयर प्रीफरेंस शेयर्स। प्रीफ्रेंस पूर्व अधिकार, तो इनको पहले अधिकार मिलेगा, फर्स्ट राइट मिलेगा। तो यहां शेयर्स की गिनती में एक है इक्विटी शेयर, ये एक प्रकार के शेयर है, और दूसरे प्रकार के शेयर प्रीफरेंस शेयर्स हैं। ये लोग वो लोग हैं जिनको फर्स्ट राइट है इन कंपैरिजन टू इक्विटी। अब दोनों प्रकार के पैसे से बिजनेस में एक तरीके से ये लोगों की पार्टनरशिप बन जाएगी और पैसा बिजनेस के पास आ जाएगा। मालिक ये लोग भी रहेंगे और जो पुराना वाला ओनर है वो भी मालिक बना रहेगा। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो ऑप्शन है पैसा अरेंज करने का ओनर फंड की लिस्ट में, यह है रिटेन्ड अर्निंग। तो यहां पर जो नेक्स्ट नंबर का टर्म बिजनेस करने के लिए पैसे का अरेंजमेंट, दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है बिजनेस के द्वारा पुराने ईयर्स में कमाया गया प्रॉफिट, लेकिन उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उसके मेंबर्स में न बांटे जाकर के बिजनेस के द्वारा रोक करके रख लिया जाना। तो जो पोर्शन रोक लिया गया, रिटेन कर लिया गया, रिटेन शब्द का हिंदी में मतलब है रोकना। तो जो पैसा बिजनेस में रिटेन कर लिया, जो पैसा बिजनेस में रोक लिया, दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। हम इसको सिंपल तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल ने और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ने सब कुछ मिला करके इतने पैसे का बिजनेस में पैसा लगाया और इस इन्वेस्टमेंट के बदले से ये वाला बिजनेस में मुनाफा हो गया। ये तो हो गया टोटल पैसा जो मनी इन्वेस्ट हुआ है, एक तरीके से फाइनेंस हो गया, क्योंकि इसमें बाहर के कई सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है और इस फाइनेंस के इन्वेस्टमेंट के बदले से ये वाला बिजनेस को हुआ प्रॉफिट। तो हमने क्या किया कि प्रॉफिट का ये वाला पोर्शन तो पकड़ा दिया प्रीफरेंस वालों को और प्रॉफिट का ये वाला जो पोर्शन था ये पकड़ा दिया हमने इक्विटी वालों को। तो अभी इतना पैसा तो फिर भी हमारे पास बचा रह गया, तो बिजनेस का प्रॉफिट है कि नहीं है, और पुराने ईयर्स में रोक करके रखा गया था प्रॉफिट। तो जो पैसा बिजनेस ने कमाया तो सही, लेकिन उस पैसे को बांटा नहीं, तो जो पैसा बांटा नहीं उसका नाम क्या हो गया, रिटेन्ड अर्निंग। अब मान लो कंपनी बिजनेस 5 साल से चल रहा है, हम लोग 10 लाख रुपए हर साल रिटेन कर लेते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास 50 लाख रुपए की फंडिंग हो गई कि नहीं हो गई। तो अगर 50 लाख रुपए जेब में है तो फिर मार्केट में से पैसा क्यों लेना, 50 लाख रुपए बिजनेस के यूज कर लो। इसका मतलब रिटेन्ड अर्निंग ये वो पैसा है जो बिजनेस में हमारे यहाँ यूज हो रहा है। तो अल्टीमेटली यहां पैसे अरेंज करने के लिए हमने डिस्कस किया, ओनर्स फंड की लिस्ट में 3 नाम डिस्कस हुए। इक्विटी शेयर ये एक प्रकार की पार्टनरशिप है,
प्रीफरेंस शेयर ये भी एक प्रकार के पार्टनर्स हैं, लेकिन इन दोनों के अधिकारों में थोड़ा सा फर्क है, अभी मैं आगे डिटेल करूंगा। और नेक्स्ट नंबर है रिटेन्ड अर्निंग, कंपनी के द्वारा कमाया गया प्रॉफिट जो पुराने ईयर्स में कंपनी ने अर्न किया था और करंट ईयर में कंपनी उस पुरानी फंडिंग को यूज कर रही है बिजनेस में एज ए फाइनेंस सोर्स, उस पैसे को यूज कर ले रही है, रिटेन्ड अर्निंग। अब इसके बाद फोर्थ नंबर पर आता है हमारे पास में, इसमें है एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, दूसरा है हमारे पास में जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, और थर्ड नेक्स्ट नंबर हमारे पास है आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। जीडीआर, एडीआर, आईडीआर, तो यह है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, एडीआर, जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स और आईडीआर इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। तो अल्टीमेटली ये 6 सोर्स हैं हमारे पास में जहां से बिजनेस करने के लिए पैसा आ जाएगा, और इस सब कुछ के बाद भी ये लोग जो पैसे में इन्वेस्टर होंगे ये बिजनेस के ओनर कहलाएंगे, इसीलिए ये जो पैसा है ये ओनर्स फंड की लिस्ट में काउंट होगा। मैंने आपको एक रफ व्यू छोटा सा जानकारी इनके बारे में दिया है, अभी इन सबको डिटेल हम आगे के टाइम पर और करने वाले हैं। इक्विटी शेयर एक प्रकार के पार्टनर्स हैं। मान लो एक बहुत बड़ा सा बिजनेस है, एक एग्जाम्पल के तौर पे कह देते हैं कॉलगेट इंडिया, तो भाई बड़ा बिजनेस तो है। अब कॉलगेट इंडिया का जो कारोबार है क्या ये केवल आगरा में है, क्या ये केवल दिल्ली में है या केवल कानपुर में है? नहीं, कॉलगेट का बिजनेस तो ऑल ओवर इंडिया है और इवन इंडिया के बाहर भी कुछ जगह पे सामान और एक्सपोर्ट भी होता है। तो कॉलगेट एक बड़ा ग्रुप है। मान लो कॉलगेट ग्रुप के आज की डेट में 5 प्लांट चल रहे हैं, 5 प्लांट। अब कॉलगेट को एक बहुत बड़ा ऑर्डर और आ गया सपोज स्कॉटलैंड से, तो स्कॉटलैंड वाले कह रहे हैं कि हमारे लिए भी कॉलगेट का टूथपेस्ट बना के भेजो, और ऐसा करना 5 ट्रक कॉलगेट टूथपेस्ट बना करके 5 ट्रक डेली हमारे यहां भेजे जाओ, और जैसे जैसे सामान आता जाए हम आपको हैंड टू हैंड पेमेंट करते जाएं। हमने कि बढ़िया कस्टमर आया भाई, तो हमने कहा डन पक्का। लेकिन 5 ट्रक सामान बना के देने के लिए नया प्लांट, नए वर्कर्स, नई मशीनरी, नई पैकिंग्स, और उस पर्टिकुलर कंट्री में कॉलगेट जैसा टूथपेस्ट बनाने के सरकारी नियम क्या हैं, उन नियमों को फॉलो करते हुए हमें अपना सामान बनाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि भारत के मार्केट में जो केमिकल्स डालना सामान को बनाने के लिए परमिटेड हो या पैकिंग के लिए परमिटेड हो, वो ही सारे केमिकल्स दूसरे कंट्री में भी परमिटेड हो, और हमें वहां के लीगल लॉज पहले पढ़ लेने चाहिए, नहीं तो हमारा सारा प्रोडक्ट बेकार हो जाएगा। भारत के कानून के मुताबिक आप टेलीविजन में एडवर्टीजमेंट देखिए, लगभग सारी की सारी टूथपेस्ट बनाने वाली जो कंपनीज हैं, ये टेलीविजन के देखिएगा जो उसका एडवर्टीजमेंट आता है टूथपेस्ट वालों का, वो अपना टूथब्रश लेते हैं और पूरा ब्रसेल 1 से लेकर के ब्रसेल लास्ट तक पूरे वाले टूथपेस्ट में उसमें वो टूथपेस्ट की लेयर लगाती है, और फिर कहते हैं सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पेस्ट करे चले जाओ। तो कुल मिला करके पूरा तो ब्रसेल ले लो और सुबह दोपहर शाम 3 डोज उन्होंने पकड़ा दी हमें। आप कभी अमेरिका में कोई टूथपेस्ट का एडवर्टीजमेंट हो तो उस एडवर्टीजमेंट को देखिए, वहां गवर्नमेंट लीगल लॉ है कि आपको जो टूथपेस्ट यूज करना है वो पी साइज, मटर का जो साइज है, मटर के दाने का जो साइज है, एक बार में इतनी ही क्वांटिटी लेनी है, एनी हाउ नॉट मोर देन इट, और इससे ज्यादा क्वांटिटी आप कंज्यूम करोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट वहां पे सिखा रही है, लेकिन हमारी भारत सरकार को कोई देना लेना नहीं, खूब जम के रगड़े जाओ दांत तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्रकार के रूल्स हैं, यहाँ पर कुछ भी डाल लो, नमक डाल दो, लौंग डाल दो, नीम डाल दो, तुलसी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, बिकना चाहिए। लेकिन अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्रकार के रूल्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो सामान आप यहाँ बना रहे हैं वो हर जगह चल जाएगा। तो कुल मिलाकर कॉलगेट ने क्या दिमाग लगाया कि अब हम पे नया ऑर्डर तो आया, तो जिस तरीके से हम भारत में कॉलगेट बेच रहे हैं, टूथपेस्ट बेच रहे हैं, ऐसे हम दूसरे कंट्री में नहीं बेच पाएंगे। कोई बात नहीं, तो ऐसा करते हैं नया प्लांट लगाते हैं। अब नया प्लांट लगाओगे तो क्या फ्री में लग जाएगा? पैसे तो चाहिए ना, तो रुपए पैसे चाहिए, इसका मतलब क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए। तो अब बात है फाइनेंस आएगा कहां से? तो फाइनेंस कहां से आएगा? तो आपको बिजनेस का एक्सपेंशन करना है कि नया प्लांट लगाना है। तो नए प्लांट के लिए आपने क्या किया कि मार्केट में दूसरे लोगों को इनवाइट किया। वी आर Colgate manufacturers, smart ones, and we want to expand our business, and we are running our business from last 100 years, and everyone know by our success or by everything. So this time company wants to expand. So all those members in the economy, those who wants to invest in our company are welcome.
कंपनी कह रही है हम आपको पार्टनर बनाएंगे, हम आपको अपनी कंपनी में हिस्सा देंगे और जो आपके पैसे हैं वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए। अब एक कोई पर्सन है वो कह रहा है मेरे पास 25,000 रुपये है, एक कह रहा है मेरे पास 500 रुपये है, एक कह रहा है मेरे पास 3 लाख रुपये है। तो जिस किसी पर्सन का जितना जितना मन हो वो अपने पैसे हमारी कंपनी में लगा सकता है। अब ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो हमें खुद को कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे पास कौन सी कंपनी से पैसे आए, कहां से पैसे आए। तो जिस पर्सन से पैसे आए और अगर हमने उसको अपनी कंपनी में एक्नॉलेज किया, हमने अपनी कंपनी में पार्टनर बनाया, शेयर होल्डर बनाया, तो उस कंडीशन में हैंड टू हैंड हम उस पर्सन को एक सर्टिफिकेट दे देंगे। तो वो सर्टिफिकेट इस बात को सर्टिफाई करेगा, एक्नॉलेज करेगा, कंफर्म करेगा कि ये पर्सन हमारी कंपनी में इन्वेस्टर है, इस पर्सन ने हमारी कंपनी में अपना पैसा लगाया हुआ है। तो जो सर्टिफिकेट उसके पास है उसका नाम है शेयर सर्टिफिकेट। अब शेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। इन दोनों के आपस में कुछ अधिकार हैं, वो मैं आपको अभी आगे की वीडियो में और उसको क्लियर करूंगा। थर्ड नंबर है रिटेन्ड अर्निंग, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। वो पैसा जो कंपनी का प्रॉफिट है और लास्ट ईयर्स में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया और उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा कंपनी ने रोक लिया अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए, दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। अब वो रोक करके पहले थोड़े से पैसे रोके, फिर थोड़े से और ऐड हो गए, फिर और ऐड हो गए, तो बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। तो जब हम पे खुद पे इतने सारे पैसे हैं तो फिर मार्केट में लोन क्यों लें, उन्हीं वाले पैसों को बिजनेस में यूज कर लो ना। इसका नाम क्या हो गया, रिटेन्ड अर्निंग। गेट इट। नेक्स्ट है एडीआर, जीडीआर, आईडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स एंड इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। अगर कोई कंपनी भारत की कंपनी है और उसके शेयर को कोई बाहर की कंट्री का मेंबर हमारी कंट्री से खरीदना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, तो भारत सरकार ये कह रही है कि आपको शेयर खरीदने हैं इंडिया के अंदर में किसी एक कंपनी के, और आप हैं अमेरिकन या आप हैं जर्मन या आप हैं फ्रांस के रहने वाले, तो कोई बात नहीं है। आप क्या करिए कि आप अपनी एप्लीकेशन उस कंपनी को दीजिए जिसके आप शेयर खरीदना चाहते हैं। तो फ्रांस का पर्सन एप्लीकेशन किसको लगा रहा है, कंपनी को। कंपनी कहेगी कि हम आपको शेयर नहीं दे पाएंगे, पार्टनर नहीं बना पाएंगे, मेंबर में बिजनेस में शेयर नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप पे नेशनलिटी कहां की है, फ्रांस की या किसी दूसरे कंट्री की। तो अब क्या किया जाए, तो वो कंपनी कहेगी कि आपको हमारी कंपनी में मेंबर बनना है और हमें शेयर बेचना भी है, तो आप ऐसा करिए कि आप अपने पैसे भारत सरकार को दे दीजिए। तो भारत सरकार में एक डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट उस बाहर के इन्वेस्टर के पैसे ले लेगा। वो पैसे उस इन्वेस्टर ने भारत सरकार को क्यों दिए, वो भारत में चलने वाली कोई एक कंपनी, मान लीजिए बाटा, मान लीजिए पतंजलि उद्योग, मान लीजिए रिलायंस, मान लीजिए टाटा, तो कोई भी कंपनी, कोई भी नाम हो सकता है, मैंने कई सारे नाम इमेजनरी ले दिए। तो इसमें से जिस किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है वो अपनी एप्लीकेशन भारत सरकार को देगा कि मेरे को इस कंपनी के शेयर चाहिए और ये मेरे पैसे। तो अब भारत सरकार क्या करेगी कि उन पैसों से उस कंपनी के शेयर खरीद लेगी और कंपनी को कहेगी कि आप अपने शेयर हमें दीजिए। तो कंपनी को सारे नॉर्म्स ठीक लगेंगे तो कंपनी उस पर्सन को शेयर दे सकती है, और कंपनी चाहे तो मना भी कर सकती है कि भाई हम तुमको शेयर नहीं दे रहे, तो भारत सरकार पैसे वापस कर देगी। अब मान लो कंपनी एग्री कर, कंपनी को भी तो शेयर बेचने हैं, पैसा चाहिए कंपनी को, तो कंपनी मान जाएगी। अब क्या हुआ कि कंपनी अपने शेयर दे देगी भारत सरकार को। नहीं क्लियर हुआ? पतंजलि उद्योग या टाटा इंडस्ट्री फ्रांस वाले को सीधे शेयर नहीं दे सकते, वो अपने शेयर किसको देंगे, भारत सरकार को। और पैसे किसके पास आएंगे फ्रांस वाले से, भारत सरकार के पास। तो भारत सरकार के पास पैसे आएंगे और फ्रांस की करेंसी के पैसे आएंगे, और भारत सरकार उस कंपनी जो इंडियन कंपनी है उसको जो पैसे देगी वो देगी इंडियन करेंसी के पैसे। यानी फॉरेन करेंसी किसकी जेब में चली गई, भारत सरकार की जेब में, और पैसे कहां पे चले गए, पैसे किस पास चले गए, कंपनी वाले में। अब जो शेयर आए थे कंपनी से वो रह गए भारत सरकार के पास, और भारत सरकार अपनी तरफ से ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स जीडीआर इशू कर देगी। तो वो जो सिक्योरिटी रिसिप्ट्स हैं वो इस प्रकार से इशू हो जाएंगी। अगर ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट भारत सरकार ने इशू करी है तो इसका नाम आईडीआर। अगर ये डिपॉजिटरी भारत सरकार के अलावा और अमेरिका को छोड़ करके पूरी दुनिया के किसी देश ने करी है तो उसका नाम जीडीआर, और अगर ये भारत सरकार अमेरिकन गवर्नमेंट ने करी है उसका नाम अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। मतलब की बात हुई कि कंपनी का इन्वेस्टर से सीधे सीधे लिंक नहीं है,
कंपनी ने अपने शेयर किसको दिए? भारत सरकार को। और इस इन्वेस्टर ने अपने पैसे किसको दिए? भारत सरकार को। नहीं क्लियर हुआ? कंपनी ने अपने पैसे किसको दिए? भारत सरकार को। और इस इन्वेस्टर ने अपने पैसे किसको दिए? भारत सरकार को। और भारत सरकार ने क्या किया? इसकी वाली करेंसी तो अपनी पॉकेट में रख ली और इसको दे दिए इंडियन रुपी। तो कुल मिला के इसके पास से शेयर गए, रुपीज आ गए। और इसको क्या हुआ? इसके पास से इसकी करेंसी गई और इसके पास भारत सरकार से इशू की गई जो बॉन्ड सर्टिफिकेट्स थे, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स थी, वो इसको मिल गई। इसको आईडीआर मिल गया। तो कुल मिलाकर इसको शेयर मिल गया। अब जो भी कंपनी में अधिकार मिलेगा वो इसको लगातार इसके बेनिफिट होते रहेंगे, लेकिन इस कंपनी की डायरेक्ट हैंडओवर इसके पास नहीं है। कुल मिलाकर इस कंपनी के पास पैसा आ गया कि नहीं आ गया? शेयर बिक गया तो ओनर्स फंड तो वैसे ही बना। तो अगर ये रिसिप्ट इंडियन गवर्नमेंट ने इशू करी है तो आईडीआर, अगर ये रिसिप्ट अमेरिकन गवर्नमेंट ने इशू करी है तो एडीआर, और अगर इंडिया और अमेरिका को छोड़ करके पूरी दुनिया में किसी ने इशू करी है तो उसका नाम जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। तो कुल मिलाकर के ये ओनर फंड की लिस्ट है जिसमें पैसा कंपनी के पास आ रहा है और ओनर फंड का पैसा कंपनी के पास आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यहां तक हमने जो पढ़ा है उसको एक बार शॉर्ट में हम रिकॉल करेंगे। इस लेक्चर में हमने यहां पर पढ़ा है सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो हमने पढ़ा बिजनेस करने के लिए लाइफ ब्लड, रक्त है, खून है, जो इंपॉर्टेंस बॉडी के अंदर ब्लड की है वही इंपॉर्टेंस बिजनेस के अंदर में फाइनेंस की है। अगर बॉडी के अंदर ब्लड नहीं है तो फिर तो काम खत्म है। इसी तरह बिजनेस के अंदर में फाइनेंस नहीं है तो बिजनेस का पैकअप होना बिल्कुल पक्का है। तो बात यह है कि बिजनेस करना है तो फाइनेंस तो चाहिए। तो फाइनेंस आएगा कहां से? दिस इज कॉल्ड सोर्सेस या सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि आखिर बिजनेस करने के लिए पैसे कहां से आएंगे। तो इसके लिए हमने स्टडी किया कि बिजनेस में फाइनेंस बेसिकली दो प्रकार का है। एक तो है ओनर्स फंड, व्यापार के मालिक का पैसा, यानी इसमें पैसा लगेगा तो पैसा लगाने वाला पर्सन ओनर कहलाएगा, व्यापार का मालिक कहलाएगा। और सेकंड नंबर बोरोड फंड, यानी ये पर्सन पैसा देकर के अलग हो जाएगा, बदले से इसको इंटरेस्ट मिलता रहेगा और बिजनेस का काम चालू रहेगा। तो बिजनेस ने बोरोइंग करी है, बिजनेस ने पैसा उधार में लिया है, तो ये बोरोड फंड हो गया। अब इस लिस्ट में 6 नाम है। या तो वो पर्सन पैसा देने के समय ये कहेगा कि मेरे पैसे रख लो, पर्सन कह रहा है बिजनेस से कि मेरे पैसे तुम रख लो और बदले में मुझे एक सर्टिफिकेट दे दो। सर्टिफिकेट के देने लेने की जरूरत क्यों है? ताकि कंपनी को पता रहे कि हमने लोन या पैसा कौन से पर्सन से पैसा लेके रखा है। लोन नहीं, हमने पैसा कौन से लोगों से लेके रखा है। तो अगर हमने इक्विटी शेयर का एग्रीमेंट किया है तो इट इज इक्विटी शेयर, और अगर हमने प्रीफरेंस शेयर का एग्रीमेंट किया, दोनों कंडीशनों में वो पर्सन हमारी कंपनी में पार्टिसिपेंट बन जाएगा और कंपनी में होने वाले प्रॉफिट में अपना हिस्सा पाता रहेगा। एक छोटी सी बात मुझे बीच में और कहनी है। मान लीजिए कि ये वाला एक बिजनेस है और ये बिजनेस का नाम है सोल प्रोपराइटरी। तो अगर ये बिजनेस सोल प्रोपराइटरी है तो इसमें मालिक कितने होंगे? एक, 1%। अब सोल प्रोपराइटरी ने बिजनेस करने के लिए इतना पैसा लगाया, इस इतने पैसे के लगाने के बदले से इतने पैसे का प्रॉफिट हो गया। तो ये जो बिजनेस में पैसा लगाया था, यानी सोल प्रोपराइटरी ने पैसा लगाया था, तो 1% का पैसा लगेगा। तो 1% के पैसे के बदले से ये बिजनेस को हो गया प्रॉफिट। तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट कितने लोगों में बटेगा? उसी पर्सन को अकेले को मिल जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट भी एक ही पर्सन का है। तो बिजनेस एक पर्सन का, जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी एक ही पर्सन को। लेकिन अगर बिजनेस करने के लिए पैसा लगाया गया कई सारे लोगों के द्वारा, तो बिजनेस करने में पैसा लगाया और पैसा लगा दिया इतना सारा, और 4 लोगों ने मिलकर पैसा लगा दिया। तो जब बिजनेस बड़ा है तो बदले से इस बिजनेस को करने के बदले से जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो भी कंपैरेटिव बड़े अमाउंट का होगा। सिंपल सी बात है, छोटा बिजनेस है तो प्रॉफिट भी कम है, बिजनेस बड़ा है तो प्रॉफिट की अमाउंट भी बड़ी होगी। तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो मैंने बनाया दैट इज प्रॉफिट। लेकिन क्या हम ये पूरा का पूरा प्रॉफिट इस पर्सन अकेले को दे सकते हैं? नहीं। क्योंकि क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये पैसा कितने लोगों ने लगाया? 4 लोगों ने। तो कायदे से इस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन भी 4 हैंड्स में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये भी होना चाहिए। तो ये जो फुल वैल्यू है, दिस वन, ये जो फुल वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, इस वाली वैल्यू का नाम है प्रॉफिट। इसका नाम क्या है? प्रॉफिट। लेकिन जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इस पोर्शन का नाम है डिविडेंड, DIVIDEND, इसको बोलते हैं डिविडेंड। अब प्रॉफिट को हिंदी में बोलते हैं लाभ।
और डिविडेंड को हिंदी में बोलेंगे लाभांश, लाभ का अंश, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट है। तो भाई सही बात भी तो है, ये अकेले पूरे के पूरे प्रॉफिट को पाने का हकदार कब होता? जब इसका सिंगल हैंड कैपिटल होता। तो यहां पर इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है, इन लोगों को प्रॉफिट मिलेगा या डिविडेंड मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि ये अकेले ओनर नहीं है, ओनर तो है, अकेले नहीं है, कई सारे लोगों का मनी कंट्रीब्यूट हो रखा है। दैट इज कॉल्ड इक्विटी शेयर। अब यहां से हमारे पास में आगे का सीखने का टर्म ये है कि अगर ये मेंबर्स इन्वेस्टर्स हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, रिटेन्ड अर्निंग, बिजनेस में लगाया गया पैसा। नेक्स्ट नंबर एडीआर, जीडीआर और आईडीआर। तो ये पैसे डायरेक्टली इशू नहीं होते हैं, बल्कि ये पैसे गवर्नमेंट्स की डील्स के थ्रू, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के थ्रू डील होते हैं। बाहर का मेंबर डायरेक्टली आपकी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अब इसके बाद है बोरोड फंड्स। बोरोड फंड का मतलब ये है कि बिजनेस ने पैसा करने के लिए, पैसा अरेंज करने के लिए मार्केट में बाहर से कहीं से मनी अरेंज की है, मार्केट में कहीं से मनी बोरो कर ली है और बोरो किए हुए पैसे को बिजनेस में लगाया। तो स्टूडेंट्स, अभी इसके वीडियो का आगे का जो पार्ट है वो हम इमीडिएट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर से ये डिस्कस कर लिया कि आखिर बिजनेस करने के लिए पैसा ओनर्स फंड में कहां से आ सकता है और इन फंडों का, इन पैसों का मतलब क्या है। हालांकि इसके अंदर में अभी इक्विटी प्रेफरेंस और यहां से आने वाली एक टर्म डिबेंचर, इसका डिफरेंस करना बाकी है और वो मैं आपको आगे की वीडियो में इसको और एक्सप्लेन करूंगा। थैंक्स स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज शेयर दिस कंटेंट टू द नेक्स्ट ones. Compulsory. You should feel only one responsibility, that to share this content at least of 3 ones, so that it may be spread and it may be helpful to the other ones also. Thanks students for watching this video today.